हाय स्टूडेंट्स, आज ना हम लोग क्लास 9th का फाइनल सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 22-23 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और ये क्लास 9th का मैथ्स का पेपर है और ये लास्ट ईयर ना केवी में आया था। केवी का क्वेश्चन पेपर है ये, तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चन पेपर एक बार देखें ताकि आपका फाइनल के लिए रिविजन हो जाए। मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, जितने भी सेक्शन हम आज कर सकते हैं, और बाकी जो रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, तो इसमें ना सेक्शन ए है हमारा, if a is equals to 1 and b is equals to 2, then find the value of a to the power b plus b to the power a whole power minus 1। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू गिवन है और b की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, a और b दोनों की वैल्यू यहाँ पे डालनी है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन भी कई बार हमें सॉल्व करके देखने पड़ते हैं, नहीं तो हम गलत में ऑप्शंस में टिक लगा देते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। आपको वैल्यू निकालना है a का पावर b प्लस b का पावर a, इसका होल पावर माइनस है। ठीक है, तो चलिए a का पावर 1 है ना, तो हम a की जगह पे 1 डाल देते हैं, b का पावर 2 प्लस b की जगह पे 2, a की जगह पे 1। जो जो वैल्यूज है ना बस हमें वो पुट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, a का स्क्वायर 1 प्लस 2 और ये माइनस 1। सो आपका आंसर आ गया 1 + 2 3 रेज़ टू द पावर -1। सो दिस विल बी 1/3। ठीक है, हमें a और b की वैल्यूज डालनी थी और सॉल्व करना था। अब चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा कौन कौन सा है, हाफ है, 1/3 है, 1/8 है और 1/9 है। तो हमारा ऑप्शन 1/3 राइट हो गया। ठीक है, हमने सॉल्व कर लिया, 1/3 निकाल दिया ना यहाँ पे, ये राइट हो गया। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच आपको एक इरेशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है, इरेशनल नंबर। तो बच्चों देखिए, जब भी आपके पास ना दो नंबर्स गिवन हो, ठीक है, जब भी आपके पास ना दो नंबर गिवन हो और आपको इनके बीच का एक इरेशनल नंबर निकालना हो, एक इरेशनल नंबर निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ 3 × 4, यानी अंडर रूट लेकर आपको इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, अंडर रूट लेकर इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर देना है। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, जरा देखिए, ये हो जाएगा 3 × 4 यानी 12, है ना। 3 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को आप 2 × 2 लिख दीजिए, है ना। 2 को पेयरिंग करके एक 2 बाहर निकाल के हम 2√3 भी लिख सकते हैं इसको, और इसको हम √12 भी लिख सकते हैं। आप देख लेना, आपके ऑप्शंस में जो भी होगा आप उसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब भी दो नंबर्स आपके पास गिवन हो, दो इंटीजर्स गिवन हो, और अगर आपके उनके बीच का इरेशनल नंबर निकालना हो, तो अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स आपको लेना है। ठीक है, चलिए ये ऑप्शंस में देखिए √12 है, तो हमें यही टिक लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा √10 × √15 इज इक्वल्स टू, √10 × √15 इज इक्वल्स टू। तो बच्चों देखो, ये √10, ये √15। √10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 और √15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 × 5 है ना, इसमें से एक 5 को हम बाहर निकालेंगे, अंडर बचेगा 2 × 3, सो 5√6। ओके, दिस इज आवर आंसर। लेट अस चेक आवर आंसर। आंसर हमारा है 5√6, 6√5, √30, √25। सो आंसर इज 5√6। ओके, दिस इज आवर आंसर। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a³ - b³ इज इक्वल्स टू, a³ - b³ किसके बराबर होता है। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमने पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है। ये है आपका a³ - b³ का फॉर्मूला, a - b × a² प्लस ab प्लस b²। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों। ठीक है, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b a² प्लस ab प्लस b²। तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शंस, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, a - b a² प्लस ab प्लस b²। इस पे बेस्ड ना क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप प्लीज फॉर्मूलाज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज। जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। बच्चों ये क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चों ने गलत किया है। ठीक है, किसी ने 1 लिख दिया, किसी ने 0 लिख दिया, तो इसको जरा हम समझते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, तो देखिए जीरो पॉलिनोमियल ना नॉन जीरो, जो जिसमें कोई भी नो नॉन जीरो टर्म्स हो, जिसमें नॉन जीरो टर्म्स कोई हो ही नहीं,
तो नो नॉन जीरो टर्म्स हो तो उसकी क्या डिग्री होंगी? नो डिग्री होंगी। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब होता है नो नॉन जीरो टर्म्स, यानी उसमें सिर्फ जीरो है। तो जीरो तो एक नॉन जीरो, तो इसको आप क्या लिखोगे? जीरो का डिग्री क्या लिखोगे? इसका तो कोई डिग्री ही नहीं होगा फिर, है ना। सो इट हैज नो डिग्री। जीरो पॉलिनोमियल की कोई डिग्री नहीं होती है। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें चार ऑप्शन थे ना, तो आपको नॉट डिफाइंड में टिक लगाना है। प्लीज कोई भी जीरो मत लगाना, वन भी मत लगाना, नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी नॉन जीरो टर्म्स नहीं हो। तो जब नॉन जीरो टर्म्स होंगे ही नहीं, यानी उसको में सिर्फ जीरो ही एक टर्म है, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जीरो जीरो की कोई डिग्री नहीं होती है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जीरो की डिग्री जीरो होती है, बट नहीं, जीरो की कोई डिग्री नहीं होती। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 9, ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू 23, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विल बी व्हाट? क्वेश्चन कह रहा है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 9 है, ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू गिवन है और आपको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू। चलिए निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपके पास क्या गिवन है? आपके पास गिवन है, मुझे थोड़ा समझाना पड़ा है तो आप थोड़ा समझ समझ के करिएगा। a प्लस बी प्लस सी इजल टू 9, आपके पास गिवन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजल टू 23 एंड यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखो, इसको देख के आपको पता चल रहा है कि कौन सा आइडेंटिटी इसमें लगेगा। इसमें आइडेंटिटी लगेगा ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाला आइडेंटिटी लगेगा इसमें। तो बच्चों देखो, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 9 है, तो हम यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख देंगे। ये तीनों की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए सब में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो हम 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है ना 23, तो 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चों? 2 मल्टीप्लाई 23। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ी सी जगह हमारे यहाँ पे बची है, मैं इसी का यूज़ करके यहाँ पे बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये 9 9 जो 81 इधर आ गया, और इधर हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 23 टू जा 46। ठीक है, सो 81 माइनस 46 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 81 में से 46 को आप माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 35 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, आपका आंसर कितना आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है ना, वो आई है देखिए 35। 35 मतलब आपका ये है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ x is equals to 2, question number 7, how many linear equations are satisfied by x is equal to 2 and y is equal to -3? आप कितने लीनियर इक्वेशन ऐसे बना सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करे? किसको? जिसमें x की वैल्यू 2 हो और y की वैल्यू 3 हो। तो बच्चों देखो, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। आप ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हैं जिसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 आ सकती है। सो इसका ऑप्शंस बच्चों क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मेनी। इसमें जो ऑप्शंस थे उसका लास्ट ऑप्शन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। जब भी आपके पास में 2 वेरिएबल का वैल्यू गिवन होंगे ना, और आपसे पूछेगा बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल है, आपको आंख बंद करके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पे टिक लगाना है। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 8। x is equals to 2 and y is equal to -1 is a solution of the linear equation। यहाँ पे आपके वैल्यूज गिवन है क्या? x is equals to 2 और y is equal to -1, और आपके पास कुछ इक्वेशंस गिवन है कि ये किसका सोल्यूशन होगा। तो देखिए, दो सारे इक्वेशंस में हम x और y की वैल्यू डाल के देखेंगे, जो RHS के इक्वल हो जाएगा ना, वही इसका आंसर होगा। x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो 2 2 4, 4 माइनस -1, सो दिस विल बी 5। 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लिखेंगे इसका सोल्यूशन तो नहीं हो सकता। अब दूसरा में देखिए कौन सा सोल्यूशन हो सकता है।
इसमें है x प्लस 2y इज टू 4। इसमें भी अगर आप x और y की वैल्यू डालोगे तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू डालोगे तो 4 नहीं आएगा, बट इसमें आएगा। इस वाले में अगर आप x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 में x की वैल्यू 2 डाल दें और y की वैल्यू -1 डाल दें तो देखिए 2 प्लस -2 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो इसका मतलब है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, द पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, कह रहा है कि वो पॉइंट बताओ जो y एक्सिस पे लाई करता है और डिस्टेंस उसकी कितनी है, 3 यूनिट है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो चलिए इसको बच्चों थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों को ना ये समझ नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन पर, उल्टे सीधी जगह पे वो टिक लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा ग्राफ दिया है और कहता है पॉइंट हमारा किस पे लाई कर रहा है, एट द डिस्टेंस 3 यूनिट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यानी कि y के नीचे -1 -2 -3, ये वाला हमारा पॉइंट। ठीक है, ये हमारा y इक्वल टू -3 है। ठीक है, तो कह रहा है ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई करता है और निगेटिव डायरेक्शन में है वो y एक्सिस के, तो ये कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है -3, तो आपका हो जाएगा 0 -3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 0 -3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 3 फ्रॉम x एक्सिस इज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट का जो x एक्सिस से कितनी दूरी पे है 4 3। तो देखिए थोड़ा इसको समझते हैं हम इसको। ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, ये 0 हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 4 3 मतलब x की वैल्यू 4 है, 1 2 3 4, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू 3 है, 1 2 3, तो हमारा पॉइंट कौन सा बन गया, ये वाला, ये हो गया 4 3। ओके, आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि x एक्सिस से इसकी दूरी क्या होगी, तो x एक्सिस तो ये वाली है, ये हमारी x एक्सिस है, x एक्सिस से इसकी दूरी उतनी ही होगी जितना ये y की जो इसकी वैल्यू होगी, यानी कि 3 यूनिट। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 यूनिट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 3 है और ये 4 है, तो आपको ये निकालना था, ये डिस्टेंस, दिस इज 3 यूनिट। सो ऑप्शन बी इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। इसमें से ऐसा कौन सी चीज है जिसमें प्रूफ की जरूरत पड़ती है, थियरम की, एक्सियम की, डेफिनेशन की या पोस्टुलेट की। तो बच्चों थ्योरम, हमेशा थ्योरम को हम थ्योरम को हम प्रूफ करते हैं, यानी प्रूफ की जरूरत हमें थ्योरम के लिए होती है और इनमें से किसी के लिए नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थ्योरम। थ्योरम नीड्स अ प्रूफ। ओके, यूक्लिड स्टेट्स दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। यूक्लिड ने बोला था कि सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कैसे, तो इन्होंने क्या इसको एक्सियम बोला था, डेफिनेशन बोला था, पोस्टुलेट बोला था या प्रूफ बोला था। तो बच्चों इन्होंने इसको एक पोस्टुलेट के रूप में बोला था। उन्होंने कहा था जितने भी राइट एंगल्स होते हैं ना वो सब बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एन एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल है जो उसके सप्लीमेंट का 3 टाइम्स है, उसके सप्लीमेंट का 3 टाइम्स है। ठीक है, तो देखो बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जब दो एंगल का सम 180 हो, इसका मतलब है कि वो एक लीनियर पेयर होगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये है, इसमें हमने दो एंगल बना दिया और इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो कह रहा है एंगल इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल जो है ना वो उसके सप्लीमेंट का 3 टाइम्स है, यानी एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल 3x है। ठीक है, तो कह रहा है द मेजर ऑफ लार्जर एंगल, बड़े एंगल का क्या होगा मेजरमेंट। तो आपको पता है सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। सो x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, सो 4x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई 45, तो लार्जर एंगल हमारा 3x है, सो 3 इंटू 45, दिस विल बी 135 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर बी 135 डिग्री इज द राइट आंसर। ओके, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 माइनस x डिग्री। बच्चों देखो ये क्वेश्चन ना बहुत सारे बच्चों ने गलत किया, इसमें कह रहा है ना इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, 70 माइनस x डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालो। किसका, 70 कॉम्प्लीमेंट देखिए किसका निकालना है, 70 माइनस एक्स डिग्री। ओके, तो 70 माइनस एक्स डिग्री मतलब इसमें आप क्या ऐड करोगे कि ये 90 हो जाए। समझ आ रहा है क्वेश्चन, इसमें आप क्या ऐड करोगे कि इसकी वैल्यू 90 हो जाए, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा।
तो देखो इसमें से हमें x प्लस 20 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए ज़रा क्या, ये x कम कट हो जाएगा और 70 प्लस 20 हमारा 90 आ गया। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बना? x प्लस 20 बना। बच्चे ना, बहुत सारे बच्चे इसमें ये 20 डिग्री लिख के आ गए थे, तो ये गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? x प्लस 20 डिग्री, दिस वन इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्यों? तो आप समझ गए ना क्यों? क्योंकि 70 माइनस एक्स में आपको वो एंगल ऐड करना है जिसको ऐड करके ये 90 आ जाए, क्योंकि दोनों का सम जो होगा वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, 90 होना चाहिए उसका सम। तो 70 माइनस एक्स में आप क्या ऐड करोगे? ये एक्स को हटाना पड़ेगा, यानी एक्स प्लस 20। तो ये कट हो गया, 70 प्लस 20 आ गया। तो हमने ऐड तो एक्चुअली में एक्स प्लस 20 किया ना, इसलिए एक्स प्लस 20 इज द राइट आंसर। Two equal chords of a radius r intersect such that each passes through the center of the other. The length of the common chord of the circle is. कह रहा है कि दो इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस, दो सर्कल है, दोनों इक्वल है, दोनों का रेडियस आर है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट इस तरह से करते हैं कि उनकी जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो सेंटर से क्रॉस करती है। द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज। चलिए बनाते हैं इसको। तो बच्चों देखो ये दो सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल हमने यहाँ बनाया है और दूसरा सर्कल हमने ऐसे बनाया। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, दोनों सर्कल का रेडियस क्या है? आर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये इनका जो कॉमन कॉर्ड है ये दिस वन, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ये ओ, ये ओ डैश। ठीक है, ये कॉमन कॉर्ड का जो डिस्टेंस है ना, आपको ये निकालना है, यानी आपको ए बी निकालना है। आपको क्या निकालना है बच्चों? ए बी। ए बी इज इक्वल टू वॉट? इसका नाम हम दे देते हैं पी, बीच के पॉइंट को हम पी बोल देते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसने कहा है कि दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये भी एक रेडियस, इसको ज्वाइन कर दीजिए तो ये भी। ये तीनों क्या हो गए? सेम रेडियस हो गए ना, क्योंकि ये भी आर हो जाएगा, ये भी आर, ये तो आर गिवन ही था, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये जो होती है हाइट, वो क्या होगी? वो मिड पॉइंट होगी इनकी, इन दोनों की ये मिड पॉइंट होगी। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस मेरा आर था तो ये आधा क्या हो जाएगा? आर बाई टू, और ये भी हो जाएगा आर बाई टू, होगा ना। तो चलिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ना एपी निकाल लेते हैं। तो एपी स्क्वायर इज टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर बाई टू का स्क्वायर। ओके, सो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, सो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, सो दिस विल बी 3r स्क्वायर बाई 4। एपी स्क्वायर, एपी का निकालने के लिए द रूट आ जाएगा, सो एपी इज इक्वल्स टू रूट 3r बाई 2। हमारा एपी क्या आ गया? एपी मतलब ये हाफ, ये कॉर्ड का जो हाफ डिस्टेंस था वो हमने निकाल लिया, रूट 3r बाई 2। आपको ये पूरा कॉमन कॉर्ड का लेंथ निकालना है ए बी, सो ए बी क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए पी। ठीक है, सो 2 इंटू रूट 3r बाई 2, ये कैंसिल, सो आंसर इज रूट 3r। आंसर हमारा क्या आ गया? रूट 3r। तो जब भी आप ये क्वेश्चन ना बच्चों एक्चुअली में 1 नंबर का नहीं है, बट अगर आ गया है तो आप 1 नंबर के हिसाब से सॉल्व करना। ये देखिए रूट 3r, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर O, द मेजर ऑफ एंगल BOC इज। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, वो इंस्क्राइब्ड है, एक देखो फिगर में जरा बता दूं आपको। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल है और सर्कल में ना एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे बना हुआ है, ये ए, ये बी, ये इक्विलेटरल है, इसका मतलब ये तीनों साइड सेम है, सेंटर होगा इस सर्कल का कहीं ना कहीं ओ। अब ये कह रहा है कि ये तो BOC बनेगा ना, इसका मेजर क्या होगा? ठीक है, एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, आपको बताना है कि ये जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगा BOC वो क्या होगा। तो आपको पता है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल्स कितने होते हैं? 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 हो गया। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो सेंटर का एंगल होता है वो ट्वाइस होता है इसका, एंगल सबटेंडेड एट द आर्क ऑफ द सर्कल। आपने पढ़ा है ना ये थ्योरम, तो बस यही थ्योरम आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और ये थ्योरम आप लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल जो होगा इसका डबल होता है, तो एंगल BOC इज ऑल्सो ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, सो दिस विल बी
ट्वाइस ऑफ 60 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री। ये जो BOC होगा, सेंटर वाला जो एंगल होगा, वो इस एंगल का डबल होगा। तो ये 60 है, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज दिस। दो स्फीयर है और दोनों स्फीयर का जो रेशियोज ऑफ वॉल्यूम्स गिवन है, क्या गिवन है? रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। वॉल्यूम का रेशियो गिवन है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। बच्चों आपके पास दो स्फीयर है। कितने स्फीयर है? दो। एक स्फीयर मान लो ये है, एक स्फीयर मान लो ये है। इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम V2। इसका जो वॉल्यूम का रेशियो है 1 है और ये 8 है। यानी V1 बाई V2 क्या है बच्चों? 1/8। यही है ना? देखिए आपको इसके सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया मान लो S1 है, इसका S2 है, तो आपको S1/S2 की वैल्यू निकालनी है। तो V1/V2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स। ठीक है, मान लीजिए इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। हमने इसको लेट मान लिया कि इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर क्या हो जाएगा? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई R3। यही होता है। तो 4/3 पाई R1 क्यूब, ये 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 1/8। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल्स आउट। तो हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया R1/R2 का क्यूब इक्वल टू 1/8। यही आया ना? सो R1/R2 क्या हो जाएगा? 1/8। इधर आपका ये क्यूब हटेगा तो इधर 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/2 R1/R2 हो जाएगा आपका 1/2। कितना हो गया? 1/2। ठीक है, समझ आई बात? ये R1/R2 हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ, हमें निकालना था सरफेस एरिया का रेशियो S1/S2। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है बच्चों? 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर, ये कैंसिल। तो R1/R2 का स्क्वायर, R1/R2 हमारा 1/2 है ना, का स्क्वायर, तो 1/4। सो आंसर विल बी 1/4। ठीक है, ये देखिए 1/4 इज आवर आंसर। ओके, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है आपका A frequency polygon is constructed by plotting frequency of the class interval and the। कहता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? क्लास इंटरवल तो आप लोगे, क्लास इंटरवल के साथ दूसरी कौन सी वैल्यू लोगे? ठीक है, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल एंड द क्लास इंटरवल, और उसके किसके बीच की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए? मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। क्या होनी चाहिए? मिड वैल्यू ऑफ द क्लास। ठीक है, हम क्लास का मिड वैल्यू लेते हैं, उसके साथ हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। ना हमारा आगे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में इसको आराम से कर सकें। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बच्चों, 2-4 सेट अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि हम कोई भी क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। ठीक है, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। कह रहा है कि कोई साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, मान लीजिए हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, और इसके साइड्स गिवन है। साइड्स कितने गिवन है? 6 6 6। तो कह रहा है इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट 9 होगी। तो बच्चों देखो, ये जो ऑल्टीट्यूड है ना, ये जो ऑल्टीट्यूड है ना, ये कभी भी हाइपोटेनस से बड़ी तो नहीं हो सकती। हाइपोटेनस चाहिए वाला हाइपोटेनस बनेगा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये अंदर वाला है ना। तो हाइपोटेनस कभी भी इस ऑल्टीट्यूड से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए ये हमारा असर्शन रॉन्ग है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 6 सेंटीमीटर है तो उसका हाइट 9 सेंटीमीटर होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज इनकरेक्ट। ओके, इसका रीजन पढ़ते हैं। रीजन है द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/2a। अभी हमने निकाला था ना, तो √3/2a इसकी हाइट है। ये बिल्कुल सही है। तो रीजन इज राइट बट असर्शन इज फॉल्स। ठीक है, assertion A is false but reason R is true। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन करोगे? आप करोगे R is true but A is false, ये वाला डी वाला ऑप्शन आपका जाएगा। ठीक है,
कि assertion R is false but reason R is true. assertion R is false but reason R is true. ठीक है, चलिए दूसरा करते हैं. If the angle of quadrilateral are in the ratio of this, quadrilateral के एंगल के रेशियो गिवन है, मेजर ऑफ द एंगल्स आर, तो एंगल के मेजर क्या होंगे. तो चलिए क्वाड्रिलेटरल्स के आपको एंगल के मेजर्स गिवन है ना. क्या क्या गिवन है मेजर, ये गिवन है 2:3:6:7. तो बच्चों इसको हम x लेके करते हैं, इसको 2x ले लेते हैं, इसको 3x ले लेते हैं, इसको 6x ले लेते हैं, इसको 7x ले लेते हैं. आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल के सम 360 डिग्री होते हैं. तो 2x प्लस 3x प्लस 6x प्लस 7x मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री. यहाँ से हम सॉल्व करके 5, 6, 11, 18 360 डिग्री. सो x की वैल्यू हमारी आ गई 20 डिग्री. x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री. तो एंगल्स जो हमारे बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2x यानी 2 इंटू 20 40 डिग्री, 3x 3 इंटू 20 60 डिग्री, 6x 6 इंटू 20 120 डिग्री, फिर 7x तो 7 इंटू 20 140 डिग्री. तो ये आपको गिवन था. इसमें देखिए कि if the angle of quadrilateral are in the ratio of this, then the measure of angle are 40, 60, 120 and 140. So assertion is correct. Okay. Reason, the sum of the angle of quadrilateral is 360 degree. बिल्कुल सही बात है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है. ठीक है, तो both assertion A and the reason R are true and R is the correct explanation of assertion A. So this is our answer. So हमने एक सेट A के सेक्शन A हमने कर लिया है. ठीक है, सेक्शन B हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे. ठीक है, आप इतने क्वेश्चन तब तक प्रैक्टिस कर लें.